हेलो फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम उसी के मॉड्यूल सी का यूनिट 22 पार्ट 2 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। इससे पहले के पार्ट 1 में हमने आरबीआई एक्ट के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था। पार्ट 2 में हम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का डिस्कशन करेंगे। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जितने भी बैंक इंडिया में ऑपरेट करते हैं, जो भी काम करते हैं, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत उनको आरबीआई रेगुलेट करता है। तो उसमें कौन कौन सी चीजें बोली गई है और उसका बैकग्राउंड, वो सारा हम पढ़ने वाले हैं। सो बैकग्राउंड एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एक्ट। तो ये जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, इसका क्या बैकग्राउंड है, किस हिसाब से ये काम करता है और कौन कौन सी चीजें इसमें बैंकों के लिए बोली गई है। तो इसमें बोला गया कि जब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नहीं था, उससे पहले क्या था। तो 1949 से पहले, 1949 में आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया था, ठीक है। तो उससे पहले जब ये नहीं था, तो जो कंपनीज थी, बैंकिंग कंपनीज, तो उनको कंपनी एक्ट 1913 उसके थ्रू रेगुलेट किया जाता था। लेकिन ये जो कंपनी एक्ट था, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो इनएडिक्वेट नहीं था और वो प्रॉपर वे में जो है बैंकों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो इसी की वजह से ये जो कंपनीज एक्ट में कुछ मतलब कुछ प्रोविजन ऑलरेडी थे जो कि बैंकों के लिए लागू होते थे। यानी कि बैंक उस टाइम पे कंपनी एक्ट 1913 के तहत काम करते थे, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें इनएडिक्वेट नहीं थी और इसीलिए स्पेशली अलग से एक एक्ट पास करना पड़ा था बैंकों के लिए, जो कि जितने भी बैंक इंडिया में ऑपरेट करेंगे स्पेशली उन पे लागू होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है 1949 में इस एक्ट को लाया गया था। जब इसको लाया गया था तो उसका नाम था बैंकिंग बैंकिंग कंपनीज एक्ट। फिर बाद में उसका नाम चेंज करके रख दिया था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। और इस एक्ट में बहुत से चेंजेस देखने को मिलते हैं, बार बार ये अमेंड होता है, मतलब जैसे रिक्वायरमेंट आती है तो उस हिसाब से जैसे चेंजेस होते हैं सर्कमस्टांसेस। जैसे भी डिजिटल बैंकिंग आ गया, तो जब 1949 में बना था तो उस टाइम पे डिजिटल बैंकिंग का कोई प्रोविजन कुछ मेंशन नहीं होगा। तो मतलब जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती है, जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, उस हिसाब से जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट होता रहता है। तो सेम ऐसे ही ये जो आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, इसमें भी अमेंडमेंट ये सब होता रहता है। इस एक्ट की अगर बात करें तो 56 सेक्शंस है, कंटेन इन 5 पार्ट्स और 5 शेड्यूल्स। तो टोटल 56 सेक्शन है आपके इस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। तो इसके फीचर्स क्या क्या है, इस एक्ट में क्या क्या चीज़ों के बारे में बात किया गया। तो इसमें बैंकों की डेफिनेशंस दी गई कि किसको डिफाइन किया जाएगा कि कौन बैंकिंग है। प्रोहिबिशंस और नॉन, तो जो नॉन बैंकिंग कंपनीज है वो जनता से डिपॉजिट नहीं ले सकती। कौन सा वाला, डिपॉजिट रिपेबल ऑन डिमांड, तो उनको प्रोहिबिट किया गया इसी एक्ट में। प्रोहिबिशंस ऑफ ट्रेडिंग टू एलिमिनेट नॉन बैंकिंग रिस्क, तो मतलब बैंक जो है ट्रेडिंग वाली एक्टिविटी ये सब नहीं कर सकते हैं। मिनिमम कैपिटल कितना बैंकों को मेंशन करना चाहिए, तो उसके बारे में भी इसी एक्ट में बोला गया था। लिमिटिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जो बैंक है उसको पेमेंट डिविडेंड अगर वो पे करना चाह रहा है करेगा, बट उसमें कुछ लिमिटेशंस रखी गई है। मतलब कुछ प्रोविजंस अगर वो पूरा करता है, जैसे मान लीजिए ऑलरेडी बैंकों की कोई लायबिलिटी, वो सब पे करेगा, उसके बाद फिर डिविडेंड या फिर जो रिजर्व फंड है, बैंकों को एक अलग से रिजर्व फंड बनाना पड़ेगा और कम से कम 20% तक का प्रॉफिट वहां पे रखना पड़ेगा, फिर बैलेंस अमाउंट को डिविडेंड के तौर पे करेगा। तो इस तरह की कुछ लिमिटेशन इसमें रखी गई है। और भी कई सारी चीजें कि जो आरबीआई है, सॉरी, जो बैंकों की जो बैलेंस शीट है उसको प्रॉपर मेंशन किया जाएगा, किस हिसाब से जो है बैंकों को लाइसेंस दिया जाएगा, अगर उनको कोई ब्रांच ओपन करनी है उसके रिगार्डिंग, तो वो सारी चीजें इसमें बताई गई है। अगर मान लीजिए कोई भी इंस्पेक्शन करना चाहता है आरबीआई किसी भी बैंक की, किसी भी बुक की, अकाउंट की, तो वो ऐसा कर सकता है। तो इसमें भी उसके बारे में बात की गई है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको पावर दिया गया है इसी प्रोविजन में कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एक्शन ले सकती है बैंक के अगेंस्ट, अगर उसको लगता है कि बैंक कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो कि आम जनता के लिए खतरा है, हानिकारक है। तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट बैंकों के अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। तो इसी एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है। और क्या है कि आरबीआई का ज्यादा कंट्रोल हो, ज्यादा क्लोजर वे में बैंकों के साथ काम कर सके, ठीक है। तो इसमें आरबीआई को ज्यादा बेटर वे में आरबीआई को कंट्रोल किया गया, मतलब आरबीआई बैंकों को कंट्रोल कर सकता है। तो जो आरबीआई की जो पावर्स है उसको काफी वाइड मतलब बढ़ाया गया है। तो ये सारी चीजें मेन मेन इस एक्ट में की गई है। पर आरबीआई की पावर को बढ़ाने का क्या पर्पस है, मेन पर्पस यही है कि बैंकों को अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी हो जाए, तो उस टाइम पे आरबीआई उनको सेव कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इस प्रोविजन में रखी गई है। नेक्स्ट इसका आता है पार्ट 1, जिसमें सेक्शन 1 to 5 है। तो कई सारे पार्ट में इसके जो है सेक्शंस बनाए गए हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के, तो उसके बारे में देखते हैं। तो पहले इसमें आता है टाइटल, एक्सटेंड एंड कमिटमेंट। तो जो सेक्शन 1 है उसके बारे में बात की गई है। दिस द एक्ट इज कॉल्ड द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और इट एक्सटेंड टू होल ऑफ द इंडिया। तो सेक्शन 1 में बोला गया कि ये जो एक्ट है ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है और ये होल ऑफ द इंडिया, मतलब हर जगह हर बैंकों पे लागू होता है। और ये जो है केम इनटू फोर्स, मतलब ये इफेक्टिव है विद इफेक्ट फ्रॉम 16 मार्च 1949। ये सेक्शन 1 में बोला गया और बोला है कि द एक्ट अप्लाइज टू सर्टेन टाइप ऑफ सोसाइटीज, कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज, बट नॉट द फॉलोइंग। तो कुछ टाइप की कॉर्पोरेट सोसाइटी पे ये काम करता है, बट सभी पे जो है एप्लीकेबल नहीं है। और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी और कॉर्पोरेटिव लैंड मॉर्टगेज, तो इन पे जो है लागू नहीं होता। और ये जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, लास्ट में आपका एक टॉपिक आएगा 1966 से ये जो एक्ट है इसने कॉर्पोरेटिव सोसाइटी पे जो है उन पे भी ये एक्ट 1949 वाला
बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लागू होने लगा, तो उससे पहले नहीं लागू होता था। तो जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट है 1860, उसी के तहत जो है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी जो है काम करती थी। फिर बाद में 1966 में जो है उनके ऊपर भी आरबीआई का जो ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है ये लागू होने लगा। तो सेक्शन 1 में उसी एक्ट की डेफिनेशन के बारे में बात की गई है और ये कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, तो सेक्शन 1 में वही बताया गया और इसमें जो है बैंकों को डेफिनेशंस दिया गया है। तो सेक्शन 5 बी में बैंकों को डिफाइन किया गया है। तो बैंकों की डेफिनेशंस क्या है? एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, कि बैंक जनता से डिपॉजिट्स लेंगे और वो पैसा जो है लेंडिंग, लोन या इन्वेस्टमेंट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो डेफिनेशन है ये सेक्शन 5 बी में डिफाइन किया गया। ऐसे 5 सी में भी एक और डेफिनेशन दी है बैंकिंग की, मीन्स एनी कंपनी विच ट्रांजेक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। तो जो भी बैंकिंग बिजनेस करेगा तो वो हमारा बैंकिंग हो जाएगा। तीसरा एक 5 सी सेक्शन है, इसमें बोला है कि कोई भी बैंक या ब्रांच वेदर कॉल्ड अ पे ऑफिस और सब पे ऑफिस और एनी बाय नेम एट विच डिपॉजिट, और तो बोल रहा है कि 5 सी में जो है बैंकों की डेफिनेशन दी गई कि कोई भी बैंक या कोई भी ब्रांच जो कि डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर रही है, चेक्स को इनकैश कर रही है और मनी को लोन लोन के तौर पे दे रही है, तो वो भी हमारा बैंकिंग होगा। तो 2-3 तरह से इसको अलग तरह से जो है डिफाइन किया गया। पार्ट 1 में इतना ही था आपका। पार्ट 2 की बात करते हैं तो इसमें सेक्शन 6 से लेके 36 एज है, तो इतने सारे सेक्शंस आपके पार्ट 2 में है। बैंकिंग रेगुलेशन में पार्ट 1 पार्ट 2, तो पार्ट 2 में ये सारी चीजें। तो पार्ट 2 का जो पहला है वो है सेक्शन 6। तो सेक्शन 6 में बैंकों के बिजनेस की बात की गई कि बैंक क्या क्या बिजनेस कर सकता है, ठीक है। तो उसमें प्रॉपर लिस्ट दी गई कि ये एक्टिविटीज बैंक कर सकता है। तो लिस्ट बहुत सारी है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं। जैसे बोरोइंग कर सकता है बैंक, ठीक है। लेंडिंग कर सकता है, लोन या ये चाहे तो बैंक दे सकता है। कोई भी बिल्स, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये सारी चीजें जो है बैंक इशू कर सकता है। लेटर ऑफ क्रेडिट आपका नेक्स्ट पॉइंट में बताया, लेटर ऑफ क्रेडिट, चेक्स, ट्रेवलर्स चेक्स, ये सारे बैंक जो है इशू कर सकता है। फॉरेन एक्सचेंज का बिजनेस कर सकता है। और एक्वायरिंग, इशूइंग ऑन कमीशंस, होल्डिंग और अंडरटेकिंग, तो कोई भी जो स्टॉक है उसमें डील करना या फिर शेयर्स, डिबेंचर्स, इन सब में डील करना, इनको अक्वायर करना, ये सब काम कर सकता है। परचेसिंग एंड सेलिंग ऑफ बॉन्ड और नेगोशिएटिंग, कोई भी लोन या एडवांस है उसका नेगोशिएशन भी बैंक कर सकता है। और ऑल टाइप ऑफ बॉन्ड रिसीविंग, ये कर सकता है, रिसीविंग ऑल टाइप ऑफ बॉन्ड। सेफ डिपॉजिट वॉल्ट की जो सुविधा है कस्टमर्स को दे सकता है। कलेक्टिंग एंड ट्रांसमिटिंग ऑफ मनी एंड सिक्योरिटीज, पैसे को भेजना, जमा करना या सिक्योरिटीज को कलेक्ट और ट्रांसमिट करना, ये सारी एक्टिविटी बैंक कर सकता है। ये तो मेन आपका पॉइंट 6 हो गया, ठीक है। 6 सेक्शन में ए में ये सारे पॉइंट्स हो गए। बी सी डी और भी पॉइंट्स है इसमें, जैसे कि एक्टिंग एज एजेंट ऑफ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के एजेंट के तौर पे बैंक जो है काम कर सकता है। और कोई भी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर का जो लोन है या उसको नेगोशिएट करना है, तो वो सारी चीजें बैंक कर सकता है। गारंटी, अंडर राइटिंग, इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो बैंक दे सकता है। कैरी ऑन ट्रांसफर एनी टाइप ऑफ, तो किसी भी टाइप का गारंटी या इंडेमनिटी बिजनेस बैंक कर सकता है। और अंडरटेक एंड एग्जीक्यूट ट्रस्ट, ट्रस्ट को एग्जीक्यूट करना या अंडरटेक करना, ये वाली सुविधा बैंक दे सकता है। और कई सारे यहाँ पे आपको पॉइंट्स लिखे, आप इनको रीड कर सकते हैं। और जो मेन मेन पॉइंट्स है उसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। एक्वायर, कंस्ट्रक्ट, मेंटेन एनी बिल्डिंग फॉर इट्स ओन पर्पस, तो बैंकों की अपनी बिल्डिंग रहती है ना जहाँ पे उनकी ब्रांच ओपन रहती है, तो कोई भी एक्वायर करना मतलब अपने पर्पस के लिए बैंक बिल्डिंग ये सब चीजें जो है एक्वायर कर सकता है। और कोई भी एसोसिएशंस बनाना, सपोर्ट करना किसी एसोसिएशंस को, कोई ट्रस्ट या फंड बनाना फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रेजेंट और एक्स एम्प्लॉयज, या कोई चैरिटेबल पर्पस के लिए वो क्या बोलते हैं ग्रांट मनी, लोन देना, तो ये सारी चीजें भी बैंक कर सकता है। और एग्जीक्यूटर, ट्रस्टी, तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन का भी जो है बैंक काम कर सकता है। एक्वायर और अंडरटेक द होल और एनी पार्ट ऑफ बिजनेस, तो ऑलरेडी कोई पर्सन या कंपनी कोई बिजनेस कर रही है तो बैंक चाहे तो उसको एक्वायर कर सकता है, पर वो जो पर्सन और कंपनी कौन सा बिजनेस करना चाहिए, व्हेन सच बिजनेस इज नेचर, तो जो सेक्शन 6 में जो जितने सारे बिजनेस की यहाँ पे बात की गई है, ये जो हमने सेक्शन 6 में कई सारे टाइप के बिजनेस पढ़ा, तो कोई पर्सन ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहा है तो बैंक उसको एक्वायर कर सकता है, लेकिन वो जो बिजनेस पर्सन या कंपनी कर रही है तो वो बैंक को जो परमिशन है बिजनेस उसी में होना चाहिए। डू ऑल सच थिंग विच आर इंसिडेंसेस और कंडीशन टू द प्रमोशन और एडवांस, तो बैंकों का बिजनेस को प्रमोट करने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो भी बैंक कर सकता है। और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ बिजनेस बैंकों को बोलती है टाइम टू टाइम, तो वो सारे जो काम बैंक कर सकता है। तो सेक्शन 6 में बैंकों के बिजनेस के बारे में बात की कि क्या क्या चीजें बैंक कर सकता है। ऐसे एक सेक्शन 7 है, तो सेक्शन 7 में बात की गई है कि कोई भी कंपनी अदर देन बैंक, तो ये जो बैंकिंग वर्ड है सिर्फ जो बैंक है वही बैंक, बैंकर, बैंकिंग इस तरह के वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने नाम के आगे आगे। कोई भी कंपनी अपने नाम के आगे बैंकिंग ये वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकती। सिर्फ बैंकिंग बिजनेस कर रहा है जो बैंक, वही बैंक, बैंकर, बैंकिंग इस तरह के टर्म्स को अपनी कंपनी के आगे लगा सकता है, यानी बैंक को ही परमिशन है कि बैंक, बैंकर्स ये सब टर्म्स यूज कर सकते हैं। प्रोहिबिटेड सेक्शंस ऑफ बैंक, तो सेक्शन 8 और 9 के बारे में बात की गई कि क्या चीजें बैंक नहीं कर सकता है।
नो बैंकिंग कंपनी शायद डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डीलिंग बाई और सेल, तो जो है गुड्स को खरीदना, बेचना, या फिर किसी ट्रेड एक्टिविटी में, ट्रेडिंग में डील करना, तो बैंक ये सारी चीज़ें नहीं कर सकती। कोई गुड्स खरीदना, बेचना, ट्रेडिंग की एक्टिविटी, ये सब चीज़ों के लिए बैंक को परमिशन नहीं है। और बार्टर गुड्स फॉर अदर, मतलब बाई सेल करना कोई गुड्स किसी दूसरे के बिहाफ पे, ठीक है, वो सब भी बैंकों को परमिशन नहीं है। दो नो बैंकिंग कंपनी शैल होल्ड एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी को बैंक होल्ड नहीं कर सकता। अगर खुद के पर्पस के लिए चाहिए तो कर सकता है, अपने यूज़ के लिए। जैसे मान लीजिए बैंक को कोई ब्रांच खोली तो अपने नाम पे तो बैंकों को फिर प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी ना, हमेशा लीज वाली ब्रांच बैंक नहीं खोल सकता। तो इसीलिए अपने पर्पस के लिए, खुद के यूज़ के लिए तो प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी अदरवाइज वो नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये उसके प्रोहिबिशन में आ गया। मैनेजमेंट ऑफ बैंक की बात करते हैं, तो सेक्शन जो 10 है उसमें मैनेजमेंट के बारे में बात की कि कौन कौन होगा। ए बैंकिंग कंपनी कैन नॉट एम्प्लॉय और मैनेज बाय मैनेजिंग एजेंट, तो मैनेजिंग एजेंट के द्वारा ये नहीं होती है। इट कैन नॉट एम्प्लॉय एनी पर्सन, तो कोई भी पर्सन जो कि ऑलरेडी कहीं पे इन्वॉल्व है, कहीं और वो उसका बिजनेस चल रहा है, ऑलरेडी किसी जगह पे वो मैनेजिंग डायरेक्टर है, किसी और जगह पे अगर वो उसकी ऑलरेडी कहीं पे काम चल रहा है, मतलब ऑलरेडी कहीं और का वो डायरेक्टर है, तो वो बैंकों का डायरेक्टर नहीं बन सकता। या उसका कहीं पे कोर्ट केस चल रहा है, क्रिमिनल कोर्ट केस, तो वो जो है बैंकों के लिए एम्प्लॉय नहीं हो सकता वो पर्सन। या कोई भी पर्सन जो कि इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया गया है, तो वो जो पर्सन है वो बैंकों के लिए एम्प्लॉय नहीं हो सकता। नेक्स्ट है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ बैंकिंग कंपनी शेल नॉट इंक्लूड 15% ऑफ टोटल ऑफ मेंबर्स, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं ना बैंकों के, तो उसमें जो है कम से कम 51% लोग ऐसे होने चाहिए जो अलग अलग प्रोफेशंस में होने चाहिए। जैसे किसी का अकाउंटेंसी में नॉलेज होना चाहिए, किसी का एग्रीकल्चर, किसी का रूरल इकोनॉमी या बैंकिंग, कॉर्पोरेशन इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, आपका लॉ, तो अलग अलग फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। तो मिनिमम कितना होना चाहिए? 51%, लिखा है ना, नॉट मोर देन, नॉट लेस देन 50, मतलब मिनिमम 51% लोग तो ऐसे होने चाहिए जो अलग अलग फील्ड में स्पेशलिस्ट होना चाहिए। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात हो रही है। नेक्स्ट इसमें आता है कि हर बैंकों का एक होल टाइम चेयरमैन होना चाहिए, हु शैल बी ट्रस्टेड, तो जो कि मैनेजमेंट का पूरा हिसाब किताब रखेगा, उसके पास पूरी पावर होगी कंट्रोल की, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ना उसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से उसको डायरेक्शन देने की। और चेयरमैन भी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, ठीक है। तो 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं, उसमें से एक आपका चेयरमैन होगा। सेक्शन 16 में बात की गई है कि कोई पर्सन मान लीजिए ऑलरेडी किसी दूसरी बैंकिंग कंपनी में कहीं और डायरेक्टर है, तो वो जो है डायरेक्टर नहीं बन सकता दूसरे बैंक में, ठीक है। स्टेट दैट अ बैंकिंग कंपनी कैन नॉट हैव ए पर्सन एज ए डायरेक्टर हु इज अ डायरेक्टर ऑफ एनी अदर बैंकिंग कंपनी, ऑलरेडी कहीं और बैंकिंग कंपनी का कहीं और का डायरेक्टर है, तो वो यहाँ के लिए डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता, तो उसको सेक्शन 16 में बोला गया। तो यही सब यहाँ पे मेन मेन हो गए। नेक्स्ट आपका हेडिंग आता है कैपिटल एंड रिजर्व, तो सेक्शन 11 में इसके बारे में बात की गई है। तो जो मिनिमम कैपिटल है बैंकों का कितना होना चाहिए, जब इसको स्टैब्लिश किया था तो उसका था 5 लाख, तो मिनिमम 5 लाख होना चाहिए। इफ ए बैंक हैज बीन स्टैब्लिश आफ्टर 16 सितंबर, तो 16 सितंबर के बाद अगर कोई बैंक को स्टैब्लिश किया गया तो उसका जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है वो कितना, 5 लाख तक होना चाहिए। तो ये सेक्शन 11 में बोला गया था। और जो कैपिटल है सेक्शन 12 में उसके बारे में बात किया गया, तो सेक्शन 12 में बोला था कि जितनी ऑथराइज्ड कैपिटल होगी, तो जो सब्सक्राइब कैपिटल है वो उससे 50 कैन नॉट बी लेस देन 50%। अब ये ऑथराइज कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल्स और पेड अप कैपिटल, इसमें डिफरेंस क्या है? ऑथराइज कैपिटल मतलब जब कोई भी कंपनी मान लीजिए कैपिटल इशू कर रही है, तो उनको एक परमिशन होती है, तो कि आपकी इतनी लिमिट है, इस लिमिट तक आप कैपिटल रेज कर सकते हैं। तो जो आपको मैक्सिमम लिमिट दी है, सीलिंग, उसको बोलते हैं ऑथराइज। जैसे मान लीजिए किसी बैंक को बोला कि सिंपल एग्जांपल लेते हैं 100 करोड़ या 100 रुपये, मान लीजिए किसी को बोला कि 100 रुपये तक का आप क्या कर सकते हैं, कैपिटल रेज कर सकते हैं, तो ये आपकी ऑथराइज होगी, मतलब आपको अथॉरिटी दी गई कि इससे ज़्यादा आप नहीं रेज कर सकते, ये आपकी मैक्सिमम लिमिट है। फिर आप क्या करते हैं, लोगों को आप शेयर्स ये सब इशू करते हैं कि जो इंटरेस्टेड होगा तो क्या करेगा, वो सब्सक्राइब करेगा, ठीक है, तो कुछ सब्सक्रिप्शन फी पे करेगा। तो मान लीजिए 1000 लोगों ने सब्सक्राइब किया और वो अमाउंट कुछ आ गया 80 रुपीज़, एग्जाम्पल के तौर पे। फिर जितने भी लोग सब्सक्राइब करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सबके सब पे करेंगे, पे मतलब पूरा का पूरा पेमेंट देंगे, ज़रूरी नहीं है। तो उसमें से कुछ लोग मान लीजिए 50% ही पेमेंट देंगे, तो ऑथराइज मतलब मैक्सिमम सीलिंग। उसके बाद जो सेकंड है हमारा सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब मतलब जब हम कोई भी जो इश्यूज करते हैं शेयर्स या कुछ भी, तो लोग उसको सब्सक्राइब करते हैं, उसके लोग सब्सक्रिप्शन फी पे करते हैं। बट वो कुछ अमाउंट होता है, मान लीजिए अगर एक शेयर की कीमत 100 रुपये है, तो सब्सक्राइब कीमत होगी कुछ मान लीजिए 10 रुपये। ये एक तरीके का टोकन मनी होता है, सब्सक्राइब करना मतलब एक तरीके का टोकन मनी देना किसी शेयर्स को खरीदने के लिए। तो मान लीजिए उसमें से 80 लोगों ने सब्सक्राइब किया, ठीक है, आपकी लिमिट थी कि 100 रुपये तक आप रेस कर सकते हो, पर 80 रुपये तक का आपको लोगों ने बोला कि वो सब्सक्रिप्शन करेंगे। तो जितना ऑथराइज कैपिटल है उसका कम से कम 50% आपका सब्सक्राइब होना चाहिए। तो अगर आपको 100 रुपये की परमिशन दी है, तो सब्सक्राइब कैपिटल कम से कम आपकी 80 तो आनी ही चाहिए, सॉरी कम से कम 50 तो आनी चाहिए, मिनिमम 50%। और मान लीजिए 50 लोगों ने सब्सक्रिप्शन की बात की, मान लीजिए परमिशन थी कि 100 शेयर बेच सकते हैं और 50 शेयर के लिए सब्सक्रिप्शन फी आपको मिली। फिर 50 शेयर में से फाइनल पेड अप कैपिटल मतलब पेमेंट की बात आई, उनको बोला कि हाँ 100 रुपये दीजिए, तो उसमें से सिर्फ 25 लोगों ने ही दिया,
तो मिनिमम 50 ये जो 50 है 50 का 50% कितना हो गया 25 हो गया, तो 25% तक की कम से कम आपकी पेड कैपिटल होनी चाहिए। यानी कि अगर आप 100 रुपये की आपको परमिशन है कि आप 100 शेयर बेच सकते हैं, तो जब आप सब्सक्राइब करोगे तो जनता सब्सक्रिप्शन करेगी तो कम से कम 50 लोगों का सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है। और उस 50 के सब्सक्रिप्शन में से जो फाइनल पेमेंट है जिसको हम पेड कैपिटल बोल रहे हैं, तो वो कम से कम 25 होना जरूरी है, इसका आधा। ठीक है, वही सब लिखा 50% 50%। तो सेक्शन 12 में इसी के बारे में बात की गई है कि जो ऑथराइज कैपिटल है, सब्सक्राइब कैपिटल कैन नॉट बी लेस देन 50% ऑफ ऑथराइज। तो जितनी भी आपको अथॉरिटी दी गई कैपिटल की, तो उसमें से अगर सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन आपका 50% से कम नहीं होना चाहिए। सब्सक्रिप्शन मतलब लोगों को आपने बोला सब्सक्राइब करने को, और लोगों ने सब्सक्राइब किया, तो 50 मान लीजिए 100 लोगों की परमिशन थी तो 50 लोग कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, 50 आ गए। फिर आपने बोला पेमेंट करने की, पेड कैपिटल मतलब उनको पूरा अमाउंट पे करना है, तो वो जो 50 है उसमें से सिर्फ 25% लिखा है, इट कैन नॉट बी लेस देन 50% ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल। तो जो सब्सक्राइब अगर 50 लोगों ने किया तो उसका 50% निकालेंगे, जो कि 25 आएगा। तो पेड कैपिटल कम से कम 25 होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें कहाँ पे सेक्शन 12 में इसके बारे में बात की गई है। रिस्ट्रिक्शंस एंड कंसर्निंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो जो डिविडेंड बैंक पे करता है तो उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शंस लिमिटेशंस है, उसके बाद डिविडेंड पे कर सकते हो। तो सेक्शन 15 17 18 में इसके बारे में बात की गई है। सेक्शन 15 में क्या बोला है कि नो बैंक शैल पे एनी डिविडेंड अनटिल इट्स ऑल एक्सपेंस कमीशन, मतलब जो भी बैंकों का एक्सपेंस है, कोई कमीशन, कोई ब्रोकरेज, कोई भी अमाउंट पेंडिंग है, ठीक है, तो वो पे करेगा, उसके बाद ही फिर आर कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। तो ऑलरेडी जो बैंकों की लायबिलिटी वो कंप्लीट रिटर्न ऑफ हो जाएगी, उसके बाद ही कोई डिविडेंड पे करेगा। तो ये सेक्शन 17 में इसके बारे में बात की गई है। सेक्शन 15 में इसके बारे में बात की गई है। सेक्शन 17 में बात की गई है कि कोई भी जो बैंकिंग कंपनी है उसको एक अलग से रिजर्व फंड क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, उसको आप स्टैच्यूटरी रिजर्व फंड बोल सकते हैं। रिजर्व फंड का पर्पस क्या है? जनरली जैसे आप लोगों के पास मान लीजिए सैलरी आती है तो आप कुछ पैसा अपना अलग से घर पे सेव करके रखते हैं कि कोई इमरजेंसीज आ गई तो उस पैसे को इस्तेमाल करेंगे। तो सेम ये भी वैसे ही है कि कोई अचानक से इमरजेंसीज आ गई तो उसके लिए ये रिजर्व फंड को इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसीलिए एक अलग से रिजर्व फंड बैंकों को क्रिएट करना पड़ेगा, और जितना भी आपको प्रॉफिट होता है हर साल उसमें से कम 20% का प्रॉफिट आपको इस रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना होगा। ठीक है, दूसरा ये आपका सेक्शन 17 में इसके बारे में बात की गई है। तीसरा आता है आपका सेक्शन 18। इसमें बोला है कि एवरी बैंकिंग कंपनी नॉट बीइंग अ शेड्यूल्ड बैंक शेल, तो हर बैंकों को जो है कैश रिजर्व खुद के पास या आरबीआई के पास जो है मेंटेन करना होगा। तो सेक्शन 18 में कैश रिजर्व के बारे में बात की गई। नेक्स्ट आपका हेडिंग आता है रिस्ट्रिक्शन ऑन नेचर ऑफ सब्सिडी कंपनी। सेक्शन 19 में इसके बारे में बात की गई है कि बैंकिंग कंपनी कैन नॉट फॉर्म एनी सब्सिडी कंपनी। तो बैंक जो है अलग से सब्सिडी नहीं बना सकता, लेकिन कुछ केसेस में सब्सिडी बना सकता है, कुछ सर्कमस्टांसेस में। तो पहला है टू अंडरटेक एनी ऑफ द बिजनेस। तो जो बैंकों के सेक्शन 6 में कौन कौन सा बिजनेस वो कर सकता है उसके बारे में बात की गई है ना। तो उसी सेक्शन 6 में कुछ बिजनेस फॉर्म की बात की गई है, और उसी के तहत जो जो एक्टिविटीज है वो कर सकता है। अगर उस तरह की एक्टिविटी के लिए कुछ सब्सिडी ओपन करना चाह रहा है तब कर सकता है, मतलब जो बिजनेस उसको सेक्शन 6 में परमिशन है उसी पर्पज के लिए वो अपनी सब्सिडी खोल सकता है। या टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, तो कोई बिजनेस अगर वो करना चाह रहा है आउटसाइड इंडिया तो उसको अलग से अपनी सब्सिडी ओपन करनी तो कर सकता है। तीसरा, टू अंडरटेक एनी बिजनेस विच आरबीआई, तो कोई भी जो बिजनेस है विद विच द आरबीआई में विद द प्रियर अप्रूवल ऑफ, तो कोई भी ऐसा बिजनेस जो कि आरबीआई पहले से सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेगा, उसको लगता है कि हाँ बैंकिंग को बढ़ाने के लिए जरूरी है, ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जरूरी है बिजनेस, तो उस केस में भी बैंक जो है अपनी सब्सिडी ओपन करके ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि आपका इंश्योरेंस के लिए बैंक अपनी सब्सिडी ओपन कर सकता है, ठीक है, म्यूचुअल फंड, तो वो क्यों उनको सब्सिडी ओपन करने का परमिशन मिला? क्योंकि इंश्योरेंस से कस्टमर का बेनिफिट है। तो जनता के बेनिफिट के लिए अगर कोई चीज अच्छी है तो आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेता है, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई को ओके बोलती है तो आरबीआई बैंकों को ओके बोलता है कि ठीक है कंटिन्यू कर सकते हो। तो तीन जगह पे जो अपनी सब्सिडी ओपन कर सकता है, तीन केसेस में। अगर कोई बिजनेस जो कि सेक्शन 6 में डिफाइन किया है उसके लिए, अगर इंडिया से आउटसाइड इंडिया से बाहर आउटसाइड इंडिया कोई बिजनेस स्टैब्लिश करना चाह रहा है बैंकिंग बिजनेस उसके लिए, और तीसरा सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ के अगर कोई ऐसी एक्टिविटी करनी है जो कि जनता के भले के लिए पब्लिक के इंटरेस्ट में है, तो आरबीआई कंफर्मेशन लेगा, अगर सब कुछ ठीक है तो कर सकता है बिजनेस, जो है अपनी सब्सिडी के थ्रू उस तरह का बिजनेस कर सकता है। नेक्स्ट आता है रिस्ट्रिक्शंस ऑन लोन एंड एडवांसेस। तो सेक्शन 20 में इसके बारे में बात की गई है कि बैंकों को रिस्ट्रिक्शंस है कि ग्रांट एनी लोन एंड एडवांस ऑन सिक्योरिटी। तो बैंकों के जो अपने शेयर्स है, जैसे मान लीजिए कस्टमर ने उसी बैंक के शेयर लिए और उसी शेयर्स को सिक्योरिटी मान के बोल रहा है कि मुझे लोन दो या एडवांस दो, तो वो अलाउड नहीं है। और एंटर इनटू एनी कमिटमेंट फॉर, तो कोई भी लोन देना और एडवांस टू और ऑन बिहाफ ऑफ, मान लीजिए डायरेक्टर्स को, या कोई ऐसी फर्म जिसमें डायरेक्टर कोई पार्टनर या किसी और तौर पे हो, या एनी कंपनी इन विच डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड, कोई और कंपनी जहाँ पे डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर किसी और के तौर पे हो, या कोई गारंटर हो, तो उस तरह के केसेस में जो है एंड एनी इंडिविजुअल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ डायरेक्टर इज ए पार्टनर, तो जो डायरेक्टर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होगा कहीं पे, तो उस तरह के केसेस में बैंक लोन नहीं देगा, और बैंकों के अपने जो शेयर्स है उसको सिक्योरिटी मान के भी बैंक लोन नहीं देगा।
नेक्स्ट है पावर ऑफ आरबीआई टू कंट्रोल एडवांसेस बाय बैंकिंग कंपनी। तो सेक्शन 21 में इसके बारे में बात की गई है। तो इसमें क्या बोला है कि व्हेन आरबीआई इज सेटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी, अगर आरबीआई को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, मतलब आरबीआई का अल्टीमेट जो एम रहता है वो यही रहता है कि जो जनता है डिपॉजिटर उसका इंटरेस्ट सेफ रहे। तो उसको लगता है कि जनता के हित के लिए अगर कोई ऐसी चीजें जरूरी है जो कि बैंकों को करनी चाहिए, तो आरबीआई इस तरह की एडवांसेस को लेके कोई पॉलिसी बना सकता है। तो उस पॉलिसी में क्या क्या चीजें मेंशन होगी, बैंकों को पॉलिसी माननी पड़ेगी, और वो जो आरबीआई के द्वारा जो पॉलिसी होगी उसमें होगा कि कितना एडवांस दे सकता है, कितना मार्जिन बैंकों को रखना चाहिए, मैक्सिमम कितना लोन एक सिंगल एंटिटी को दे सकता है, कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकता है, और जो भी पॉलिसी बनाएगा आरबीआई उसके रिगार्डिंग, तो बैंकों को मानना ही पड़ेगा। ठीक है, एडहेयर टू सच डायरेक्शंस। तो ये आपका हो गया पावर ऑफ आरबीआई टू कंट्रोल एडवांसेस। तो जो बैंकिंग कंपनी बैंक जो लोन देती है तो उनको भी आरबीआई चाहे तो कंट्रोल कर सकता है, बट आरबीआई चेक करेगा कि पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, तो आरबीआई सारे रिक्वायरमेंट को लेकर एक पॉलिसी बना देगा कि इतने तक आप लोन दे सकते हैं सिंगल पर्सन को, और इतने तक आप इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं, इतना तक आप मार्जिन ले सकते हो। तो वो सारी चीजें लेके एक पॉलिसी बनाएगा और बैंकों को पॉलिसी माननी पड़ेगी। नेक्स्ट है लाइसेंसिंग ऑफ बैंकिंग कंपनी। तो सेक्शन 22 में इसके बारे में बात की गई है कि कोई भी बैंकिंग कंपनी कैन नॉट कैरी आउट बैंकिंग बिजनेस। तो जब तक उसको आरबीआई से लाइसेंस नहीं मिला तब तक कोई भी बैंकिंग कंपनी बिजनेस नहीं कर सकती। अगर लाइसेंस चाहिए आरबीआई से तो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। बोल रहा है जो बैंकिंग कंपनी है वो इस पोजीशन में होनी चाहिए टू पे इट्स प्रेजेंट और फ्यूचर डिपॉजिटर्स इन फुल एज पर देयर क्लेम्स एक्ट। तो जैसे जैसा क्लेम आता है वो जनता के क्लेम को पे कर सके, उस पोजीशन में कंपनी होनी चाहिए। और वो इस तरह की वो जो कंपनी है इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जो कि जनता के लिए या फ्यूचर डिपॉजिटर्स के लिए, मतलब अभी या फ्यूचर डिपॉजिटर्स के लिए कुछ खतरा हो या हानिकारक हो, इस तरह की वो कोई एक्टिविटी नहीं करेगी। और जो भी मेन जो उसका मैनेजमेंट होगा, द कंपनी हैज एडिक्वेट कैपिटल, जो उसका मैनेजमेंट होगा वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो कि डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट के लिए खतरा होगा, या फिर कंपनी का प्रॉपर जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्निंग प्रोस्पेक्टस जो है एडिक्वेट होना चाहिए, और प्रॉपर उसको जो लाइसेंस दिया जाना चाहिए तभी वो बैंकिंग बिजनेस कर सकती है। और पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में ही वो काम करे, कुछ ऐसी एक्टिविटी ना करे जो आम जनता के लिए कोई खतरा हो। तो ये सारी मेन मेन एक्टिविटी है, और भी कोई कंडीशन जो आरबीआई बताता तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। आरबीआई ने लाइसेंस दे दिया तो ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट हो गया, बैंक कुछ भी करे, आरबीआई उस लाइसेंस को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो किस किस कंडीशंस में, पहला, इफ बैंक सीज टू कैरी, तो बैंकिंग बिजनेस के हिसाब से सेक्शन 6 में बताया कि ये एक्टिविटी कर सकते हैं, बैंक ने वो काम छोड़ के कोई और काम करना शुरू कर दिया तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। इफ बैंक फेल्स टू कंप्लाई विद एनी ऑफ कंडीशंस इम्पोज बाय, तो एक्ट के तहत जो जो कंडीशंस बोली है, तो बैंक ने अगर कोई कंडीशंस मानने से मना कर दिया, वो नहीं कर रहा, तो उस केस में उसका लाइसेंस जो है आरबीआई कैंसिल कर देगी। नेक्स्ट आपका आता है ओपनिंग ऑफ न्यू ब्रांचेस एंड ट्रांसफर ऑफ एक्जिस्टिंग ब्रांचेस। तो मान लीजिए किसी बैंक को कोई नई ब्रांच खोलनी है, पुरानी ब्रांच को ट्रांसफर करना है, तो सेक्शन 23 में इसके बारे में बात की गई है। इसमें बोला है कि बिना आरबीआई से पूछे बैंक कोई भी ब्रांच को क्लोज नहीं कर सकता, कोई नई ब्रांच ओपन नहीं कर सकता। अपनी ब्रांच की कोई, मान लीजिए कोई ब्रांच किसी लोकेशन ए पे है, बैंक को लग रहा है अच्छा बिजनेस नहीं हो रहा है, इसको एक काम करते हैं लोकेशन भी ट्रांसफर कर देते हैं, तो उसके लिए भी आरबीआई से परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यही सारे रिस्ट्रिक्शंस ओपनिंग में भी होता है, मतलब कोई ब्रांच ओपन करनी है, क्लोज करनी है। मतलब ऐसा नहीं कि बैंक की मतलब अगर आपको कोई ब्रांच ओपन करनी है तब भी आरबीआई से परमिशन लेना पड़ेगा, अगर क्लोज करनी है तब भी आरबीआई से परमिशन, मतलब आरबीआई का ओवरऑल कंट्रोल रहता है बैंकों के ब्रांच के ऊपर। और कोई ब्रांच ए लोकेशन से बी लोकेशन पे ट्रांसफर करनी है तब भी आपको आरबीआई का परमिशन लेना होगा। लेकिन अगर कोई टेम्पररी ब्रांच बनानी है, बैंक लोग कब टेम्पररी ब्रांच बनाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कहीं पे मेला चल रहा है, कोई एग्जीबिशन है, कोई कॉन्फ्रेंस है, तो उस केस में मान लीजिए 1 महीने का कोई मेला है, ठीक है, या 1 महीने का कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई एग्जीबिशन है, तो उस पर्पज में बैंक टेम्पररी पर्पज के लिए कोई ब्रांच ओपन करते हैं, तो उस केस में परमिशन लेने का जरूरत नहीं है। लेकिन वो मैक्सिमम पीरियड कितना है, 1 मंथ के लिए, यानी 1 महीने के लिए बैंक कोई ब्रांच ओपन कर रहा है, पर्पज ये कोई एग्जीबिशन कोई मेला है तो वहां पे फाइनेंशियल सर्विसेज देने के लिए, तो 1 मंथ की जो टेम्पररी ब्रांच ओपन हो रही है तो उस केस में आरबीआई से परमिशन लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, यही सब इसमें बोला है। तो वो कहीं पे भी हो सकता है, गांव में, शहर में, सिटी में, विलेज में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो मैक्सिमम टेन्यूर है उस टेम्पररी ब्रांच का वो 1 मंथ होना चाहिए, मतलब 1 मंथ में उसको क्लोज करना चाहिए, तब परमिशन का जरूरत नहीं है। मेंटेनेंस ऑफ स्टेचुरी, आप जानते हैं कि जैसे एसएलआर और सीआरआर रखना पड़ता है, तो सीआरआर को रखने की बात कहाँ पे, आरबीआई एक्ट में की गई है, एसएलआर को मेंटेन करने की बात आपके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में की गई है। तो उसी के सेक्शन 24 में बताया गया है कि जो भी बैंकिंग कंपनी है उनको गोल्ड में, सिक्योरिटी में, कैश में, किसी भी फॉर्म में जो है एनडीटीएल, मतलब नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज का कम से कम 25%, ये जो एसएलआर रेशियो चेंज होता रहता है, कई बार 22, 24, तो जितना भी एसएलआर रेशो है वो बैंकों को रखना होता है, वो खुद के पास भी रख सकते हैं, आरबीआई के पास भी रख सकते हैं। इसका जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 40%, मतलब मैक्सिमम जो एसएलआर हो सकता है वो 40% हो सकता है। 40% किसका, जो नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज होती है, नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज बैंकों की, उसका 40% मैक्सिमम बैंक रख सकता है।
और एसएलआर रेशो क्या होता है, सीआरआर एसएलआर क्वार्टरली बेसिस पे ये आपका आता रहता है, तो उस हिसाब से बैंकों को मेंटेन करना होता है। सीआरआर तो कैश की फॉर्म में रखना होता है आरबीआई के साथ जो अकाउंट है, और आरबीआई के अकाउंट में ही रखना होता है, लेकिन एसएलआर ऐसा नहीं, खुद के पास भी रख सकते हो, गवर्नमेंट आरबीआई के साथ भी रख सकते हो, कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, किसी भी फॉर्म में, कुछ अप्रूव गवर्नमेंट सिक्योरिटी से किसी भी फॉर्म में आप एसएलआर का जो परसेंट है वो उस तरह से कंप्लीट रख सकते हैं। रिटर्न ऑफ अनक्लेम डिपॉजिट, तो जैसे मान लीजिए 10 साल हो गए, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी कोई फैमिलीज नहीं है, या फैमिली भी है तो वो लोग अपना अलग चले गए, कोई फॉरेन शिफ्ट हो गया, तो ज़्यादा कोई रिलेटिव है नहीं, तो वो क्या करता है, बैंक में अकाउंट रखता है, फिर बाद में भूल भी जाता है, तो वो जो अनक्लेम डिपॉजिट है, किसी का मान लीजिए 1,000 2,000 का बैलेंस है, वो फॉरेन चला गया, उसको मालूम ही नहीं मैंने इस बैंक में खाता खोला, तो कई सारे अनक्लेम डिपॉजिट होते हैं। तो उस अनक्लेम डिपॉजिट का क्या करना चाहिए, क्या वो बैंक इस्तेमाल करते हैं, नहीं, वो पैसा जो है अनक्लेम डिपॉजिट बैंक इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो आरबीआई को भेजता है, तो क्या उसको आरबीआई इस्तेमाल करता है, नहीं, आरबीआई भी नहीं इस्तेमाल करता, उससे एक फंड क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं डिफ, डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड, इसके बारे में यहाँ पे 26A में बात की गई है, पर 26 में क्या बोला गया पहले वो देखते हैं। इसमें बोला है कि एवरी बैंकिंग कंपनी विद इन 30 days ऑफ क्लोज ऑफ ईच कैलेंडर ईयर, तो हर साल जब आपका कैलेंडर ईयर क्लोज होता है तो उसके 30 दिनों के अंदर अंदर आरबीआई को एक रिटर्न भेजना, मतलब एक रिपोर्ट भेजनी है, उसमें मेंशन होना चाहिए विच हैव नॉट बीन ऑपरेटेड अप टू 10 years, मतलब ऐसे अकाउंट्स जो कि 10 साल तक ऑपरेट नहीं हुए, 10 years तक, तो उनकी लिस्ट भेजनी है, कितना कितना बैलेंस है वो लिस्ट आरबीआई को भेजनी, कब आपका कैलेंडर ईयर कंप्लीट होगा तो उसके 30 दिनों का टाइम होता है, तो 30 दिनों के अंदर अंदर ये रिपोर्ट आपको भेजनी होती है। बट ब्रांच में तो हम लोग इस तरह की रिपोर्ट नहीं भेजते, हमारे आरबीओ होते हैं, लोकल हेड ऑफिस होते हैं, तो वो सब ये रिपोर्ट डायरेक्टली आरबीआई को भेजते हैं, तो इसलिए हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, और सारा कुछ आपका सिस्टम में होता तो डायरेक्ट वो सिस्टम से फिल्टर करके भेज देते हैं रिपोर्ट, तो ज़्यादा हमें पता नहीं लगता। प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ टर्म लोन द सेट 10 years शैल बी फॉर द डेट ऑफ एक्सपायरी, अगर कोई टर्म डिपॉजिट है मान लीजिए, तो ये टर्म डिपॉजिट का टेन्योर कैसे शुरू होगा, तो जब वो एक्सपायरी हुआ, मान लीजिए टर्म डिपॉजिट एक्सपायरी हुआ 2022 एग्जाम्पल के तौर पर, तो 2022 से 10 ईयर कैलकुलेट होगा, और तब जाके उसको माना जाएगा अनक्लेम्ड, ठीक है। नॉर्मल सेविंग बैंक तो जब से उसमें एक्टिविटी नहीं हुई है, टर्म डिपॉजिट में जो मैच्योरिटी डेट होगी टर्म डिपॉजिट की, तो उस दिन से जो है डेट शुरू हो जाएगी, और उस दिन से अगर 10 साल तक में कस्टमर क्लेम करने नहीं आया, तो वो रिपोर्ट बैंक आरबीआई को भेज देगा, फिर आरबीआई उस पर क्लेम करेगा, तो वो नेक्स्ट सेक्शन है, तो सेक्शन 26 से। तो इसमें आरबीआई क्या करेगा, जो बैंक से बैंक को बोलेगा वो पैसा जिन्होंने इस्तेमाल नहीं किया 10 सालों तक, वो पैसा भेजने को, और उससे बैंक एक डिपॉजिटर एजुकेशन, सॉरी आरबीआई एक डिपॉजिटर एजुकेशन और अवेयरनेस फंड क्रिएट करता है, और वो जो पैसा है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये यहाँ पे जो पैसा है वो कौन से लोगों का पैसा, जिन्होंने 10 साल या उससे ज़्यादा टाइम के लिए अपने पैसे को क्लेम नहीं किया, ठीक है। और वो जो पैसा है, कम से कम रिपोर्ट भेजने का टाइम तो 1 महीना 30 days, और वो जो पैसा भेजना है तो विद इन 3 months, तो 3 महीने के अंदर अंदर वो जो पैसा है आरबीआई के ट्रांसफर कर देना है, आरबीआई के डिपॉजिटर एजुकेशन और अवेयरनेस फंड में पैसे को ट्रांसफर करना। अभी आरबीआई क्या करेगा कि जो डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड है, तो इसमें जो आम जनता है, आपने देखा होगा ना, आरबीआई कई सारे अवेयरनेस प्रोग्राम आम जनता के लिए चलाती है कि ये सारे इश्यूज हो सकते हैं, सेफ रहे मोबाइल में, आपका कुछ हैकिंग ये सारा हो सकता है, सेफ सिक्योर अपने मोबाइल को कैसे रहे, कोई भी ओटीपी किसी से शेयर ना करे, तो टाइम टू टाइम आरबीआई अलग अलग अपने अवेयरनेस जो है प्रोग्राम चलाता है, तो अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए उस पैसे को इस्तेमाल किया जाता है, मतलब आरबीआई अपने लिए भी इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो जो पैसा है आम जनता के भले के लिए, उनको बैंकिंग अवेयरनेस बढ़ाने के लिए उस पैसे को इस्तेमाल करता है, तो वही है डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस, मतलब जो जनता का पैसा है वो जनता में एक तरह से इस्तेमाल किया जाए। नेक्स्ट आता है इंस्पेक्शन, तो सेक्शन 35 के ए के बारे में बात की गई कि आरबीआई खुद से भी या सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे किसी भी बैंक के कभी भी इंस्पेक्शन कर सकता है, उसकी बुक्स की, उसके अकाउंट्स की, और कोई भी जो बुक्स अकाउंट्स है उसकी छानबीन करनी है तो बैंक ऐसा कर सकता है, और जो बैंक का ऑफिशियल है उसको प्रॉपर कोऑर्डिनेशन देना पड़ेगा। आरबीआई को जब इंस्पेक्शन हुआ तो जो फाइनल रिपोर्ट है वो खुद अपने पास रखेगा, और अगर बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई रिपोर्ट मांगी तो वो इंस्पेक्शन के बाद वो रिपोर्ट अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगा, तो ये इंस्पेक्शन की जो पावर है आरबीआई को कि बैंकों की कभी भी किसी टाइम इंस्पेक्शन कर सकता है, तो सेक्शन 35 में पावर दी गई है। नेक्स्ट आता है पावर ऑफ आरबीआई टू गिव डायरेक्शंस, तो ये सेक्शन 35A और 35AA इसके ए बी इसमें डायरेक्शन के बारे में बात की गई है। सो 35A में बोला है कि अगर आरबीआई इज सेटिस्फाइड दैट इन पब्लिक इंटरेस्ट, और अगर आरबीआई को लगता है कि जनता के भले के लिए या पब्लिक इंटरेस्ट में कोई ऐसी चीजें बैंकों को बोलनी चाहिए जो उनको करना चाहिए, तो बैंकों को जो है आदेश दे सकता है, कोई भी डायरेक्शंस है आरबीआई बोल सकता है टू सिक्योर द मैनेजमेंट ऑफ एनी बैंकिंग कंपनी, इट इज नेसेसरी टू इशू डायरेक्शंस टू बैंकिंग कंपनी और टू एनी बैंकिंग कंपनी फ्रॉम टाइम टू टाइम, अगर कोई भी डायरेक्शंस जो भी आरबीआई को लगता है कि ठीक है और बैंकिंग कंपनी के लिए वो डायरेक्शन ठीक है, तो उस तरह की जो है डायरेक्शंस आरबीआई देता है, ठीक है, आरबीआई जो है डायरेक्शंस इशू कर सकता है। तो कोई भी डायरेक्शन देना बैंकों को, किसी भी टाइप का डायरेक्शन मतलब बताना कि ये एक्टिविटी इस तरह से करो, और बैंकों को मानना भी पड़ेगा, बैंक आर बाउंड टू कंप्लाई विद डायरेक्शन, तो कोई भी डायरेक्शन की इस तरह से करो, ये काम ऐसा करो, उस तरीके का जो डायरेक्शन है आरबीआई बैंकों को दे सकता है। फिर सेक्शन 35AA और 35AB के बारे में बात की गई है कि जो कोई भी
बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, तो ये जो 35 AA और AB को ऐड किया गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, और इसमें आरबीआई को पावर दी गई है कि वो बैंकों को डायरेक्शंस दे सकता है, मतलब आदेश दे सकता है टू इनिशिएट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट कोई में मान लीजिए कॉर्पोरेट है जो कि स्ट्रेस्ड है, मतलब एनपीए कोई कॉर्पोरेट है, और एक आपका एक्ट था ना आईबीसी 2016 इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट एक्ट, तो इसमें जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जो कि बैंकरप्ट हो गई है, तो उनके लिए जो है आरबीआई बैंकों को आदेश दे सकता है कि इसकी फास्ट इंसॉल्वेंसी जो प्रोसीडिंग्स है वो करो आईपीसी एक्ट के तहत, और कैसे कैसे इसके जो स्ट्रेस एसेट्स है उसको फास्ट वे में रिकवरी है, जो भी इसका रेजोल्यूशन है ये फाइनल जल्दी से ये काम करो, तो ये इसको लेके भी आरबीआई बैंकों को डायरेक्शन दे सकता है। ठीक है, तो ये 35A और AB में इसके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट आता है सुपर सेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो सुपर सेशन मतलब एक तरह से कंट्रोल ले लेना। 36 ACA में इसके बारे में बात की गई है कि आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ के अगर उसको लगता है कि बैंक कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए नहीं है या खतरा है आम जनता के लिए, तो उस केस में आरबीआई क्या करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो उस बैंक है उसको सुपर से मतलब उसको उस पर अपना कंट्रोल, अधिग्रहण कुछ बोलते हैं, कंट्रोल कंट्रोल कर लेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हटा देगा, और 6 मंथ के लिए ऐसा कर सकता है। इसको एक्सटेंशन करके 12 मंथ भी किया जा सकता है। तो इस केस में फिर कौन बैंक को चलाएगा, तो इस केस में आरबीआई अपॉइंट करेगा एक एडमिनिस्ट्रेटर जिसको लॉ में, बैंक में, फाइनेंस में, इकोनॉमी में और अकाउंटेंसी में नॉलेज होगा, तो उसको एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया जाएगा और फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बिहाफ पे काम करेंगे। ठीक है, 6 मंथ के लिए हटा सकता है और फिर चाहे तो 12 मंथ भी कर सकता है। किसको, किस बैंक को, जिस बैंक पे आरबीआई को डाउट है कि कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो आम जनता के भले के लिए नहीं है या उनके लिए कोई खतरा, उनके लिए कोई हानि है, तो उस केस में आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ के ऐसा कर सकता है। नेक्स्ट आपका आता है पार्ट 3। पार्ट 1 2 हमने देखा, अभी पार्ट 3 में जो सेक्शंस है वो आपका 45Y से 45ZF है। यहाँ पे नॉमिनेशन को लेके बनाए गए सेक्शन। ठीक है, तो नॉमिनेशन कौन कौन से अकाउंट में, आपका डिपॉजिट अकाउंट, सेफ बैंक की कोई भी डिपॉजिट है, सेफ कस्टडी और सेफ डिपॉजिट लॉकर। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सेफ कस्टडी अकाउंट और सेफ डिपॉजिट लॉकर। तो सेफ डिपॉजिट लॉकर आपको मालूम है मीडियम, स्मॉल, लार्ज, एक्सेल, अलग अलग साइज के लॉकर आपको अवेलेबल होते हैं। इस लॉकर में आपका 2 की रहेगा। ठीक है, एक की आपके पास रहता है और एक बैंक के स्टाफ के पास रहता है। अब जब भी कोई भी आप, जैसे आप लोग अपना लॉकर में अपना कोई भी ज्वेलरी कुछ भी रखना चाह रहे हैं, तो इसके अंदर क्या कंटेंट है उस बैंक का जो ऑफिशियल है उसको नहीं मालूम कि आपने इस लॉकर के अंदर क्या रखा है, ज्वेलरी रखी है, नहीं रखी है, ये खाली है, उसके बारे में उसको नहीं मालूम। जब भी आप लॉकर को ऑपरेट करने आते हैं तो बैंक ऑफिशियल जो अपनी की है बस वो लगा के उसको ओपन करता है, और बाकी आप अपनी की लगा के उसको ऑपरेट करते हैं। जब इसको क्लोज करना है तो क्लोजर के लिए बैंक ऑफिशियल की जरूरत नहीं, सिर्फ आप अपनी की के बेसिस पे इसको क्लोज करके जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये काम करता है, मतलब ओपन करने के लिए दोनों का की चाहिए होगा, क्लोज के लिए सिर्फ जो कस्टमर है, अगर आप बैंक में लॉकर ऑपरेट करते हो तो आपको मालूम होगा कि आपकी अकेले की से ही क्लोज हो जाता है। ठीक है, इस तरह से है, तो आप उसको क्लोज करके अपना जा सकते हैं। इस तरह से काम करता है। ये जो सेफ डिपॉजिट लॉकर है, इसमें जो लॉकर के अंदर क्या सामान है उसमें बैंकों के स्टाफ को कोई नॉलेज नहीं है, ये सिर्फ आप जानते हैं कि अंदर कुछ है कि नहीं है। अगर हम बात करें सेफ कस्टडी की, तो सेफ कस्टडी में जो कस्टमर है उसने कोई चीज बैंक को अपनी कस्टडी में रखने के लिए दिया है, और फिर बैंक उसको कस्टडी में रखता है और उसके लिए बैंक कुछ चार्ज उसको लेता है, कस्टडी चार्ज। इसमें उसमें फ़र्क क्या है कि बैंक को मालूम है कि आपने क्या चीज़ दी है, और एक रजिस्टर में सब मेंशन होगा कि आपने क्या चीज़ कस्टडी में दी है, वो क्या क्या है। पर लॉकर में नहीं मालूम होगा कि बैंकों की वो एग्जैक्टली क्या चीज़ है, अंदर कुछ है कि नहीं। ये डिफरेंस होता है कस्टडी और लॉकर में। और लॉकर वाले को आप खुद ही ऑपरेट करते हैं, कस्टडी वाला बैंक अपनी कस्टडी में रखता है उसको, और फिर अगर आप मांगते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट को वो आपको वापस करते हैं। इस तरह से काम करते हैं। तो 3 केस में नॉमिनेशन लगा सकते हैं, नॉर्मल डिपॉजिट में, कस्टडी में और लॉकर में। तो उसके लिए नॉमिनेशन की जो बात है वो 45 ZA, ZC और ZE में इसके बारे में बात की गई है। तो वन बाय वन देखते हैं। पहला आपका आता है सेक्शन 45 ZA। तो इसमें बोला है कि कोई भी जो डिपॉजिट कस्टमर मेंटेन करता है बैंकों में, किसी भी टाइप का जो डिपॉजिट, तो उसके लिए नॉमिनी लगा सकता है। तो इस केस में अगर अगर अकेला डिपॉजिटर उसकी डेथ हो गई तो जो नॉमिनी है उसको वो डिपॉजिट का पैसा दिया जाएगा। तो 45 ZA में उसके बारे में बात की गई है। ZC में बात की गई है कि कोई भी अगर आपका सेफ कस्टडी में कोई अपना आर्टिकल दिया बैंक को रखने के लिए, ठीक है, बैंकों की कस्टडी में है वो, और उस पर्सन की डेथ हो जाती है और आपने नॉमिनी रखा हुआ है, तो आपके डेथ के बाद जो नॉमिनी है वो जो आर्टिकल्स आपने सेफ कस्टडी में बैंक को रखने के लिए दिया तो नॉमिनी को दे दिया जाएगा। तो 45 ZC में जो आपका सेफ कस्टडी है उसके नॉमिनी की बात की गई है। 45 ZD में आपके जो लॉकर होते हैं, लॉकर आप जो मेंटेन करते हैं, तो उसके नॉमिनी की बात की गई है। तो इसमें बोला कि कोई पर्सन, मान लीजिए इंडिविजुअल्स है, उसने अकेले ने लॉकर अपना हायर किया था और उस केस में इंडिविजुअल ने एक नॉमिनी को अपॉइंट किया, उस इंडिविजुअल का डेथ हो जाएगा तो जो नॉमिनी है उसको लॉकर असेस करना, या जो भी उसके पास आज़ादी है कि लॉकर में जो जो कंटेंट है, मतलब लॉकर खाली करके वो ले जा सकता है। ठीक है, तो 45 ZD में इसके बारे में बात की है। तो 3 यहाँ पे मेन मेन आपके नॉमिनी के सेक्शन यहाँ पे हो गए। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है सेक्शन 4। सेक्शन 4 में किसके बारे में बात, सॉरी पार्ट 4, पार्ट 3 तक हमने कर लिया। पार्ट 4 में सेक्शन 46 से 55 है। तो इसमें एक सेक्शन 49A है
रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट विड्रॉल बाय चेक, मतलब सिर्फ बैंक ही ऐसा है जो कि चेक देके जो है पैसा विड्रॉल जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। नो पर्सन अदर देन बैंक शैल एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ मनी विड्रॉल बाय चेक। तो सिर्फ बैंक ही ऐसा है जो कि चेक देके, मतलब बैंक को चेक देके आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। बैंक के अलावा और कोई ये जो चेक को इस्तेमाल नहीं कर सकता, अदर देन बैंक किसी और को परमिशन नहीं है। तो ये 49A में इसके बारे में बात की। पार्ट 4 हमने देखा। पार्ट 5 का एक सेक्शन 56 है, तो इसमें बोला गया कि कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, एप्लीकेशंस ऑफ एक्ट टू कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। तो इसमें जो एक्ट है इसमें अमेंडमेंट किया गया था 1965 में, और लेटेस्ट एक बार 2020 में भी इसमें अमेंडमेंट किया गया इस कॉर्पोरेटिव सोसाइटी को लेके इस एक्ट में, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। ठीक है, तो इसमें क्या चेंजेस किया गया, तो 1965 में जो है लिखा है ना, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 56 इन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो 1 मार्च 1966 से सेक्शन 56 को इंक्लूड किया। सेक्शन 56 में बोला कि जो कॉर्पोरेटिव बैंक है उनको भी बैंकों के आरबीआई के कंट्रोल में आना चाहिए, और ये जो रेगुलेटरी बैंकिंग रेगुलेटरी जो एक्ट है वो उन पे भी लागू होना चाहिए। तो कब से कॉर्पोरेटिव सोसाइटी को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लागू करने लगा, वो था 1 मार्च 1966 से। और फिर 2020 में भी एक चेंजेस किया गया इसी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, इसी को लेके। और ये तो वहाँ का हो गया जो कॉर्पोरेटिव है। कुछ कॉर्पोरेटिव जो है जो स्टेट लेवल पे काम करते हैं, एक ही स्टेट में जो एक्टिव होते, तो उसके इसमें वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों मिलकर उस पर कंट्रोल करते हैं। तो ड्यूल कंट्रोल होता है उन कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज का जो कि स्टेट लेवल पे काम करती है। और इसे 2020 में चेंज किया गया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो है कंसेंट असेंट उनकी परमिशन के बाद 26 जून 2020 में जो है आरबीआई को ज़्यादा पावर दी गई कि वो चाहे तो कॉर्पोरेटिव बैंक को रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा कंट्रोल उनके मैनेजमेंट पे कर सकते हैं। और इससे जो आरबीआई है, कोई रिवेबल प्लान, मान लीजिए कोई कॉर्पोरेटिव बैंक है और वो डूबने वाली कगार पे, तो आरबीआई उसको रिस्ट्रक्चर कर सकता है। इसकी पावर आरबीआई को दी गई। तो इसका जो मेन पर्पस वही था, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर, जो आम जनता उसका डिपॉजिटर्स का जो इंटरेस्ट है वो सेफ रहे। तो इसलिए 2020 में जो इस एक्ट में चेंज किया गया था। इसके साथ आपका आ गया लेटेस्ट सबूत। शॉर्ट में इसको हम लोग रिवाइज करते हैं, उसके बाद आपके जो 4-5 क्वेश्चन आंसर्स है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, शुरुआत हमने कहाँ से की थी, हमने शुरुआत की थी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में किस किस के बारे में बात किया गया था, तो जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है इसमें बैंकों को के ऊपर लागू होता है, कौन कौन सी चीजें बैंकों में लागू होती है, तो वो सारा कुछ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बताया गया। मतलब कौन सी बैंक एक्टिविटी कर सकता है, कौन सी नहीं कर सकता। तो उसका जो सेक्शन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, बहुत सारी चीजें बताई कि बैंक कब डिविडेंड पे कर सकता है, आरबीआई कभी चाहे तो उसकी इंस्पेक्शन करा सकता है। ठीक है, और आरबीआई का जो है स्कोप ज़्यादा बेटर बैंकों में हो, ताकि किसी इमरजेंसीज में जो है आरबीआई बैंकों को सपोर्ट कर सकते। तो बहुत सारी चीज़ें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बात की गई। इसको 5-6 पार्ट में बताया। तो पहला पार्ट इसमें सेक्शन 1 to 5 है। तो इसमें जो सेक्शन 5B है, इसमें बैंकों को डिफाइन किया गया है। तो बैंक कौन है, जनता से पैसा लेना और लोन के तौर पर देना। तो ये जो डेफिनेशन दी गई है। पार्ट 2 में इसके बिजनेस की बात की गई है। तो सेक्शन 6 में क्या क्या बिजनेस बैंक कर सकता है, लोन देना, लैंडिंग, बोरोविंग, बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, ट्रैवलर्स चेक। तो ये सारा जो जो बैंक एक्टिविटी करता है वो सब इसमें बोला गया है। एजेंट ऑफ गवर्नमेंट, प्राइवेट लोन, ये सब जो है, और किसी भी टाइप का गारंटी इशू करना, इंडेमनिटी बिजनेस, या ट्रस्ट एग्जीक्यूट करना, या फिर कोई भी बिल्डिंग अपने 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 खुद के परचेज के लिए, अपने खुद के पर्पस के लिए कोई बिल्डिंग अक्वायर करना। तो ये सारी चीज़ें इसमें बोली गई थी। फिर सेक्शन 7 भी था इसमें। इसमें बोला था कि बैंक के अलावा कोई और कंपनी अदर देन बैंक जो है बैंक, बैंकर, बैंकिंग, इस तरह के टर्म्स को अपने नाम में यूज नहीं कर सकते, सिर्फ बैंक ही यूज कर सकते हैं। फिर एक सेक्शन 8 और 9 में प्रोहिबिशन की बात की गई थी। मतलब क्या ऐसा काम है जो बैंक नहीं कर सकता, तो बोला है कि बैंक गुड्स के किसी चीज़ की ट्रेडिंग, सेलिंग, इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगा। और किसी भी प्रॉपर्टी को अगर अपने नाम पे लेना तो यूज़ कर सकता है, बट किसी और के नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। फिर सेक्शन 10 में मैनेजमेंट की बात की गई थी कि बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर रहेगा, और कोई पर्सन ऑलरेडी कहीं और का मैनेजिंग डायरेक्टर है, या कोई पर्सन इंसॉल्वेंट है, या किसी पे कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकता। और जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसमें से कम 51% लोग ऐसे होने चाहिए जो कि अलग अलग चीज़ों में एक्सपीरियंस, जैसे कोई अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, रूरल इकोनॉमी, बैंकिंग, ऑपरेशन, अलग अलग फील्ड में जो है स्पेशलिस्ट होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट में आपकी बात की गई थी कि कैपिटल एंड रिजर्व को लेके, कि जो बैंक है उसको कम से कम, ये जो 1962 में जो भी बैंक स्टैब्लिश हुए, कम से कम 5 लाख की जो कैपिटल होनी चाहिए। फिर रिस्ट्रिक्शंस कंसर्निंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो जो बैंक डिविडेंड पे करता है उसको लेके कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी। तो सेक्शन 15 में बोला था कि जब तक बैंक अपना ब्रोकर या जो भी कोई चार्जेस है, अपना जो एक्सपेंस का जो भी पेमेंट है, जब तक वो नहीं पे करता तब तक वो कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगा। फिर सेक्शन 17 ने बोला था कि डिक्लेयर करने से पहले हर साल बैंकों को क्या करना पड़ेगा, एक रिजर्व फंड क्रिएट करना पड़ेगा, और उसमें जितना भी आपका साल भर का नेट प्रॉफिट होता है, तो उसमें से 20% आपको रिजर्व फंड में डालना है। रिजर्व फंड का पर्पस क्या है, इन केस ऑफ इमरजेंसी इस पैसे को इस्तेमाल किया जाएगा, यही पर्पस है। ठीक है, तो रिजर्व फंड के बाद अगर पैसा बचता है तभी आप डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। सेक्शन 18 में बात किया कि जो है बैंकों को कैश रिजर्व ये सब जो है मेंटेन करना है। नेक्स्ट आता है रेस्ट्रिक्शन ऑन नेचर ऑफ सब्सिडरी कंपनीज।
इसमें सब्सिडरी कंपनी के बारे में बात की गई है कि बैंक क्या कर सकता है, सब्सिडी नहीं बना सकता, बट कुछ केसेस में जो है कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में वो सब्सिडी ओपन कर सकता है। अगर उसको कोई ऐसा बिजनेस करना है जो कि सेक्शन 6 में बोला गया तब वो सब्सिडी ओपन कर सकता है, या ऑलरेडी इंडिया से बाहर कोई उसको बैंकिंग इस्टेब्लिश करना है तो भी ऐसा कर सकता है, बिजनेस ऑफ बैंकिंग। या फिर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से वो पूछेगा, आरबीआई अप्रूवल लेगा कोई ऐसा बिजनेस और सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है ओके कंटिन्यू कर सकता है, तब वो जो है अलग से सब्सिडी ओपन करके वो बिजनेस कर सकता है। रिस्ट्रिक्शन ऑन लोन एंड एडवांस, तो बोला कि बैंक अपने शेयर के, ये वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार कि क्या बैंक अपने खुद के शेयर को सिक्योरिटी मान के लोन दे सकता है, तो आंसर है नो। तो ये वाला जो टर्म है ये इंपॉर्टेंट है। और अपने डायरेक्टर को डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है लोन नहीं दे सकते। पावर ऑफ आरबीआई टू कंट्रोल एडवांस बाय बैंकिंग कंपनी, तो जो आरबीआई है वो बैंकों पे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है, वो किस तरह का एडवांस देगा, कितना वो मार्जिन रखेगा, कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, कितना अमाउंट एक मतलब मैक्सिमम अमाउंट 16 बारों को कितना दे सकता है। तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आरबीआई पूरा कंट्रोल कर सकता है और बैंकों को मानना पड़ेगा। लाइसेंस ऑफ बैंकिंग कंपनी, तो कोई भी इसमें सेक्शन 22 में इसके बारे में बात की गई है 22 कि कोई भी पर्सन अगर बैंकिंग बिजनेस करना चाहता है तो कर सकता है, उससे पहले से उसको एडवांस में आरबीआई से जो है लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो लाइसेंस लेने के लिए क्या क्या कंडीशंस है कि उसकी कंडीशंस ऐसी होनी चाहिए कि वो कोई भी प्रेजेंट या फ्यूचर डेट को पे कर सके, और प्रॉपर उसका प्लान अच्छा सा होना चाहिए, अर्निंग प्रोस्पेक्टस कैपिटल स्ट्रक्चर ये सारी चीज़ें उसको लेके होनी चाहिए, और वो जो भी काम करेगा पब्लिक इंटरेस्ट में करेगा। और लाइसेंस दे दिया ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए, अगर कोई बैंक ऐसी एक्टिविटी करता है जो कि ठीक नहीं है तो लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। कब कब लाइसेंस कैंसिल करेगा, अगर बैंक ने अपना बिजनेस बैंकिंग बिजनेस छोड़ काम करना बंद कर दिया, कोई और काम कर रहा है तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। और जो भी कंडीशंस उसको एक्ट में बोली गई है और अगर बैंक उस कंडीशन को पूरी नहीं करती तो उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट, ओपनिंग ऑफ न्यू ब्रांच, तो सेक्शन 23 में इसके बारे में बात की गई है नई ब्रांच को लेके। तो इसमें क्या रहेगा कि बिना आरबीआई से पूछे बैंक कोई नई ब्रांच नहीं ओपन कर सकता, कोई ऑलरेडी चल रही ब्रांच उसको बिना पूछे क्लोज भी नहीं कर सकता, ब्रांच को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करना है ए लोकेशन से बी लोकेशन तब भी नहीं कर सकता। ठीक है, हर केस में आरबीआई से पूछना पड़ेगा। और मान लीजिए कोई टेम्पररी ब्रांच आपको 1 महीने के लिए खोलनी, मैक्सिमम 1 मंथ के लिए, कहीं पे कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई मेला है, कोई एग्जीबिशन है, तो उस केस में बिना आरबीआई से पूछे टेम्पररी ब्रांच जो है बैंक ओपन कर सकता है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ एसएलआर, आप जानते हैं कि एसएलआर बैंकों को गोल्ड कैश गवर्नमेंट सिक्योरिटी की फॉर्म में रखना होता है, तो वो बैंक रख सकते हैं। और जो मैक्सिमम लिमिट है 40% है, बट मिनिमम कितना है, मतलब कितना बैंकों को रखना है, वो आरबीआई टाइम टू टाइम जो डिक्लेयर करता है उतना ही बैंकों को रखना होता है एसएलआर। ये बैंक खुद के पास भी रख सकते हैं और आरबीआई के पास भी रख सकते हैं। रिटर्न ऑफ अनक्लेम डिपॉजिट 26 में बात की गई है कि जितने भी 10 साल के जो डिपॉजिट्स है, 10 साल तक जिन्होंने क्लेम नहीं किया, अनक्लेम डिपॉजिट है, तो जैसे कैलेंडर ईयर क्लोज होता है उसके 30 दिन के अंदर वो जो रिटर्न है रिपोर्ट आरबीआई को भेजनी है। फिर 26A में बोला है कि 10 साल हो गया और किसी ने क्लेम नहीं किया तो 3 महीने के अंदर अंदर वो पैसा आरबीआई के DEAF मीन्स डिपॉजिट एजुकेशन अवेयरनेस फंड में वो पैसा भेजना है। आरबीआई इस पैसे को किस पर्पज के लिए, जनता को अवेयर करने के लिए कि ओटीपी नहीं शेयर करना चाहिए, जो मतलब बैंकिंग को लेकर जो अवेयरनेस प्रोग्राम आरबीआई टाइम टू टाइम चलाता है, तो उस पर्पज के लिए इस पैसे को इस्तेमाल करता है। इंस्पेक्शन 35 में बात की गई कि आरबीआई खुद से या सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे बैंक का कभी भी इंस्पेक्शन कर सकता है और वो रिपोर्ट अपने पास रखेगा, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने मांगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगा। मतलब आरबीआई के पास पूरा पावर है कि बैंकों का कभी भी वो इंस्पेक्शन करा सकता है अगर आरबीआई को किसी बैंक पे डाउट है तब। पावर ऑफ आरबीआई टू गिव डायरेक्शन, तो आरबीआई के पास पूरी पावर है कि बैंकों को कोई काम को लेकर डायरेक्शंस दे सकता है और बैंकों को डायरेक्शंस माननी पड़ेगी। और 35A और AB में डायरेक्शंस रिगार्डिंग इंसॉल्वेंसी, अगर आरबीआई बोलता है कि इस कंपनी के अगेंस्ट, इस कॉर्पोरेट के अगेंस्ट ऑलरेडी आपका बहुत एनपी हो गया, इसके अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स शुरू कीजिए, तो आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड के तहत बैंकों को प्रोसीडिंग शुरू करनी पड़ेगी अगर आरबीआई से डायरेक्शन दे रहा है तब। नेक्स्ट आता है सुपर सेशंस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो बैंकों को किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे डाउट है, सॉरी आरबीआई को किसी बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे डाउट है कि वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ठीक नहीं है, तो उनको हटा सकता है। 6 मंथ के लिए हटा सकता है और मैक्सिमम 12 मंथ के लिए उनको हटा सकता है। फिर वो क्या करेगा, अपना एडमिनिस्ट्रेटर रखेगा जिसको लॉ अकाउंटेंसी इकोनॉमिक उसमें नॉलेज होगा और वो फिर बैंक को संभालेंगे। पार्ट 2 हो गया। पार्ट 3 में नॉमिनेशन के बारे में बात की, 3 तरह के आपके 45 ZA, 45 ZC और 45 ZE। 45 ZA लागू होता है आपका जो डिपॉजिट अकाउंट है उसके नॉमिनेशन को लेके, मतलब अपने डिपॉजिट अकाउंट के लिए आप नॉमिनेशन बना सकते हो, कस्टमर की डेथ के बाद नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा। 45 ZC में बात की गई है जो भी आपके अकाउंट सेफ कस्टडी में होते हैं ना उसको लेके। 45 ZD में बात की गई लॉकर को लेके, जो आप लॉकर रखते हैं तो आपका जो नॉमिनी उसको पेमेंट मिल जाएगी, वो लॉकर को ऑपरेट कर सकता है या उसका जो कंटेंट है रिमूव कर सकता है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो 45 ZD में उसके रिगार्डिंग दी गई, ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है नॉमिनेशन को लेकर सेक्शन, इसके आपको एज इट इज सेक्शन याद करने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी केस में आप पॉइंट्स याद रख सकते हैं, इसके आपको 45 ZD के सेक्शन याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, ये 3 सेक्शन आप याद रख लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 45 ZA, ZC, ZE। पार्ट 3 होगा। पार्ट 4 में बात की गई है कि चेक के थ्रू, तो सिर्फ बैंक ही ऐसा है जो कि चेक लेके पैसा विड्रॉल की परमिशन देता है, कोई और नहीं कर सकता। तो 49A में इसके बारे में बात की गई। सेक्शन 5 में बात की गई है जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है उसके ऊपर जो है बैंकों का जो एक्ट है वो लागू होता है।
तो 1966 फर्स्ट मार्च 1966 से जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी उस पर भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लागू होने लगा। उससे पहले कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत ये काम करते थे, तो अब से 1966 से जो है आरबीआई का कंट्रोल होने लगा इस एक्ट के तहत। फर्स्ट मार्च 1966 से जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है उस पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लागू होने लगा। ये डेट आप याद रख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर 2020 में चेंज किया गया, और इसमें क्या चेंज किया गया कि जो आरबीआई है उसके पास पूरी पावर है और कॉर्पोरेटिव बैंकों को रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो उसमें बैंकों को पावर, आरबीआई को पावर दी गई कि वो कॉर्पोरेटिव बैंक को रिस्ट्रक्चर करना चाहे, अगर पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए ऐसा है तो वैसा भी कर सकते हैं। इसके साथ आपका लेटर समाप्त हो गया। क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, इन विच ईयर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमन से शुरुआत इसने कब की थी? 1935 में इसने ये स्टैब्लिश हुआ था ना, तो आंसर हो जाएगा बी। सेकेंड आपका आ जाएगा, इन विच ईयर आरबीआई कन्वर्टेड इनटू पब्लिक एंटिटी। तो इसका आंसर क्या है? ये 1948 दिया है यहाँ पे बुक में, गलत है, एक्चुअली 1949 है। 1948 तो इसका एक्ट था, कहाँ पे था इसको देखते हैं। ये देखिए, शुरुआत में जो हम देख रहे थे पहला चैप्टर का, जहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन देखा था, तो यहाँ पे था ना आपका, कौन सा पेज नंबर है ये आपका? ये पेज 276, जहाँ आपका इंट्रोडक्शन है, पहले पेज में लिखा है एक्चुअली कि आरबीआई को कब नेशनलाइजेशन किया गया था? विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 1949 एज पर एक्ट। जो एक्ट बना था, जब भी कोई चीज इंप्लीमेंट होती है तो पहले उसका एक्ट बनता है, फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। जो आरबीआई का जो एक्ट था, ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ऑनरशिप, मतलब जो उसके शेयर्स थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर किए गए, वही तो होता है ना नेशनलाइजेशन, मतलब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है शेयर्स खरीद लेती है उस बैंक के। तो वही था, एक्ट था 1948 का, और ये जो नेशनलाइजेशन किया था आरबीआई को वो था विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 1949 अंडर द आरबीआई बैंक। तो ये आंसर आ जाएगा 49, और आपके यहाँ पे लिखा हुआ है 48। ठीक है, तो इसीलिए ये रॉन्ग है, यहाँ पे आंसर होना चाहिए था 49। इसका कोई ऑप्शन है ही नहीं 49, इसको कहीं पे भी इन्होंने प्रिंटिंग मिस्टेक किया, तो इसका 49 आपका आंसर होगा। ठीक है, थर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ आरबीआई इज रिक्वायर्ड। तो आपको मालूम है कि जो आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनको कम से कम साल में कितनी बार मिलना होता है? 6 टाइम्स, 6 बार कम से कम मिलना होता है, और हर क्वार्टर में एटलीस्ट एक बार तो मिलना ही होता है। दो है, साल में 6 बार और हर क्वार्टर में एक बार। नेक्स्ट, अंडर विच एक्ट आरबीआई empowered टू बी बैंकर ऑफ टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बैंकर टू सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर है आरबीआई को दिया गया है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बैंकर की तरह काम करेगा, तो किसमें बोला गया? वो आरबीआई एक्ट में बोला, ये सही है। When the Banking Regulation Act was made applicable, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को कॉर्पोरेटिव बैंक के लिए भी एप्लीकेबल किया था, लागू किया था। ये कब से किया था? 1 मार्च 1966। सबसे लास्ट वाला टॉपिक हमारा वही तो था ना, ये कि 1 मार्च 1966 से जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी पे भी लागू हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 मार्च 1966। चलिए, इसके साथ ये वाला चैप्टर हो गया कंप्लीट। इसे थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।